नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिंबल साइ। आज के साइकोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं एक कहानी की। बच्चों, ये कहानी है रोहन और रुचि की। रोहन दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़का है, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार है, जीनियस है। बट रोहन कैसा है ना, ये बहुत ही एरोगेंट है, लोगों से छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है, तू तड़ाक करता है, लोगों की इंसल्ट कर देता है। वहीं दूसरी ओर बेटा ये बच्ची है जिसका नाम है रुचि। रुचि है ना, एवरेज लुकिंग है, ऑर्डिनरी लुकिंग है, ठीक ठाक दिखती है, तेरे मेरे जैसी। ओके, और रुचि पढ़ाई में भी कमजोर है सर, अपने जैसी। सो रुचि ठीक ठाक दिखती है, ओके, और पढ़ाई में भी कमजोर है। पर रुचि कैसा है ना, आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाती है, आसानी से दोस्त बना लेती है और लोगों को रुचि के साथ बहुत ही ज्यादा जमता है। सो यहां इस दो उदाहरण में से, इस कहानी में से हमको यह सीखना चाहिए कि साइकोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है पर्सनैलिटी। यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल योयो बायो, जहां वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योयो साइको। आज के साइको क्लास में ना हम पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। जब रोहन और रुचि की कहानी हम सुनते हैं ना, सो उस हिसाब से हमको इन दोनों के व्यक्तित्व के बारे में, दोनों के पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। अब होता यह है ना कि ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, ये वर्ड आया कहां से है? सो ये वर्ड आया है लैटिन वर्ड पर्सोना से। अब कितनी कमाल की बात है, अगर हम किसी से भी पूछे ना पर्सनालिटी क्या होती है, तो लोग बोलते हैं ना, अरे उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। सो दैट पर्सन हैज गॉट गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी का मीनिंग है अट्रैक्टिव लुक्स। समाज, सोसाइटी ये मानता है, अक्सर लोगों को ये पता होता है, लोग बोलते हैं कि पर्सनालिटी यानी दिखने में अच्छा है, हाइट बॉडी अच्छी है, चेहरा का नाक नक्शा अच्छा है। नक्शा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब अच्छा है उसका। ओके, सो पर्सनालिटी का मीनिंग लोगों क्या समझते हैं? लोगों को लगता है कि पर्सनालिटी यानी क्या? पर्सनालिटी यानी दिखने में अच्छा है। बट ये डेफिनेशन गलत है बेटा। पर्सनालिटी जो वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है। अब ये पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है मास्क, यानी नकाब। अब कैसे है ना, ग्रीक स्टेज एक्टर्स, जो स्टेज के जो एक्टर्स हुआ करते थे ना ग्रीक में, ओके, सो वहां के ग्रीक के जितने भी स्टेज एक्टर्स थे, ये जब भी कोई थिएटर करते थे या ड्रामा करते थे तो चेहरे पे मुखौटा पहन लेते थे। अभी जैसे इनको दिखाना है कि एक इंसान है, एक पूरा का पूरा इंसान बहुत गुस्से वाला है, सो गुस्से वाले फेशियल एक्सप्रेशन का मास्क पहन लेते थे। एक इंसान जो हमेशा पूरे एक्ट में दुखी है, दुखी आत्मा, रोतलू, सैड, सो है ना, सैड वाला मास्क पहन लेते थे। सो वहां से है ना ये मीनिंग आया है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, यानी मुखौटा। ओके, सो अब हमको ये समझना है कि पर्सनैलिटी का असली डेफिनेशन क्या है। लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी यानी अट्रैक्टिव लुक्स, बट मैं तुमसे कह रहा हूं बेटा, सूरत पे मत जाओ, इंसान की सीरत पे जाओ। यानी अट्रैक्टिव लुक्स पर्सनैलिटी नहीं होता है, वो इंसान के अंदरूनी तौर पे उसका सोच विचार कैसा है, उसका मेंटल एबिलिटी कैसा है, उसके इमोशंस कैसे है ना, ये सब मिल के निखर के आता है और उसको हम व्यक्तित्व बोलते हैं। Now, as per the definition of Norman Munn, Norman Munn ने बोला था कि पर्सनैलिटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर प्लस नीड्स प्लस इंटरेस्ट प्लस एबिलिटी प्लस एप्टीट्यूड। यानी एक इंसान शारीरिक रूप पे कैसा दिखता है वो तो कंसिडर करना ही है, उसके साथ साथ उसकी जरूरतें क्या क्या है,
उसका इंटरेस्ट किन किन बातों में है। समझो अगर किसी की जरूरत ड्रग्स है, उसका इंटरेस्ट अल्कोहल में है, ओके। फिर उसकी एबिलिटी, वो कितना सक्षम है, समाज में कितना कंट्रीब्यूट करता है, अच्छा टीचर है, सिखा रहा है लोगों को, सेवा कर रहा है, आर्मी में है, सोल्जर है, सो उसकी एबिलिटी क्या है और उसका एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड यानी उसका थिंकिंग। सो ये सारे पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे ना, फिर जाके हमको बोलना है पर्सनालिटी। सो इसको मैंने तो ऐसे याद रखा है, निया, NIAA। एन से नीड्स, आई से इंटरेस्ट, ए से एबिलिटी और ए से एप्टीट्यूड। ओके, तो इतना याद रख लेना। नॉर्मन मुल ने बोला था कि पर्सनालिटी में ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आए दूसरे साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है गॉर्डन एल्पोर्ट। गॉर्डन एल्पोर्ट बड़ा इंग्लिश बोले, एक नंबर अंग्रेजी इनको लगता है हमको आता नहीं है। अब ये बोले कि पर्सनालिटी इज ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम। डायनामिक यानी जो बदलते रहता है, विच इज एवर चेंजिंग। सो इंसान का जो साइकोफिजिकल सिस्टम होता है, साइको यानी माइंड, फिजिकल यानी शरीर। सो आज इंसान का शरीर अच्छा है, सेहतमंद है, बॉडी बिल्डर, सलमान खान, दबंग दबंग ओके। सो आज इंसान का शरीर अच्छा है, कल भाई वो दुबला पतला हो गया, समझो बीमार हो गया, ओके। फिर आज इंसान का मूड एकदम खुशनुमा है, कल भाई वो चिड़चिड़ा हो गया। सो उसका मन और उसका शरीर हमेशा बदलते रहता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। अब हर प्राणी को अपने आस पड़ोस के लोगों के अनुसार, ओके, थोड़ा खुद के व्यक्तित्व को ढाल के रहना पड़ता है। वी हैव टू मॉडिफाई अवर बिहेवियर एज पर द पीपल अराउंड अस। ओके, सो कैसा है ना कि हमको, देखो कैसा होता है ना कि कुछ कुछ बातें हमारी लोगों को नहीं जमती, कुछ कुछ लोगों की बातें हमको नहीं जमती। पर कैसा होता है ना कि एक समाज में, एक फैमिली में, एक कम्युनिटी में जब हम रहते हैं ना, तो कुछ बातें हमको एडजस्ट करना होता है, कुछ बातें लोग हमारी वजह से एडजस्ट करते हैं। ओके, सो ये डायनामिक है और इस डेफिनेशन को दिया था गॉर्डन एल्पोर्ट ने। मूविंग ऑन, अब ये तुझे आएगा ब्रीफ आंसर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। कौन से फैक्टर्स की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी अफेक्ट हो सकती है। ये अगर आंसर आ गया ना तेरे को ब्रीफ आंसर में, सिर्फ टाइटल पढ़ के जा। हेरिडिटी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फैमिली, पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप यानी फ्रेंड्स, हाँ, ओके। स्कूल, मास मीडिया और कल्चर। सिर्फ और सिर्फ टाइटल पढ़ के जाना और हर टाइटल के अंदर 3-3, 4-4 पॉइंट्स भर भर के लिख देना। मैं तेरे को टाइटल का मीनिंग समझा देता हूं, मेन पॉइंट्स बता देता हूं, बट ओवरऑल आंसर खुद से लिखना, इसको रटना मत। अब जैसे सोचो, जैसे तुम, ठीक है, अब तुम्हारे पर्सनालिटी में तुमको क्या क्या बातें पसंद है, क्या क्या बातें नहीं पसंद है, कब तुम गुस्सा हो जाते हो, कब तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, ओके, कब तुमको प्यार आता है सामने वाले पे, कब तुम रोते हो, ओके। ये सारे के सारे हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स जो है ना, हमारी जो पर्सनालिटी का जो मेन कोर है, ओके, वो इन सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी बोलने का, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज अ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, from one generation to another generation। ये बायो वाले बच्चे तो ये लिख लेंगे, इस पे तो पूरा चैप्टर लिख सकते हैं अवस्थी सर ने पढ़ाया है। मेंडल 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 हो ग्रिगोर जोहान मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो पहले तो डेफिनेशन लिख देना तू, ओके। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब ये जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये कैरेक्टर दोनों तरह के होते हैं। ये फिजिकल कैरेक्टर भी हो सकते हैं और ये मेंटल कैरेक्टर भी हो सकते हैं। सो हमारा जो भी पर्सनालिटी, अगर मेरी हाइट ऊंची है, मेरा बॉडी वेट ज्यादा है, सो मेरे पेरेंट्स के पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेरा सोच विचार, मेरा थॉट प्रोसेस, ओके, ये सब का सब मेरे
जीन्स मेरे मदर और फादर के फिजिकल और मेंटल मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। सर मेकअप यानी ब्यूटी पार्लर जाने का मेकअप यानी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जैसी उनकी बनावट होगी वैसी हमारी बनावट होगी, ये याद रखना। फाइन, सो नेक्स्ट टाइम इस पे एक जोक है। हेरिडिटी पढ़ने के बाद, हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हेरिडिटी पढ़ने के बाद एक बच्चा जब अपना रिपोर्ट कार्ड ले जाता है अपने पापा के पास, पापा बोलता है ए छी इतना गंदा मार्क आया, तो बच्चा बोलता है पापा हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बहुत मार पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं ना, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब इस पे भी बायो स्टूडेंट्स तो फाड़ फाड़ के लिखेंगे, बट यो बायो स्टूडेंट्स तो मचा मचा के लिखेंगे, मचा देंगे इसमें पूरा का पूरा लिखने का कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, और ये हार्मोन्स के वजह से भी हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है ना। हार्मोन्स के मामले में समझो, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन, अगर किसी के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कम है, ओके, सो इंसान को क्या होगा, उसको डॉर्फिज्म होगा। डॉर्फिज्म होगा यानी उसका हाइट कम होगा। सो हाइट कम होने की वजह से कैसे उसका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, उसको कई बार कम कॉन्फिडेंस फील होता है, उसको कई बार बहुत सारे इश्यूज आते हैं। ओके, वैसे ही सपोज फॉर एग्जांपल हार्मोन्स के हिसाब से अगर किसी को हेयर ग्रोथ में मुस्टैच बियर्ड नहीं ग्रो हो रहा है, किसी को सिर पे बाल जो है बराबर से नहीं ग्रो हो रहे, बाल झड़ रहे ज्यादा से ज्यादा, सो उसके हिसाब से कैसे होता है ना, उस इंसान का कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाता है। ये समझे बच्चों? ओके, अब हार्मोन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, नर्वस टेंशन, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, ओके, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स किस में देखे जाएंगे, ये कैरेक्टर्स देखे जाएंगे उस पेशेंट में जिसके इसमें थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन काफी ज्यादा होगा। ओके, अब इसमें ना ये पॉइंट अच्छे से लिख देना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं। हमारे गले में है थायराइड ग्लैंड, ब्रेन में है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वैसे ही किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड, और पेट में है पैनक्रियास। इतने मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लिख दो और गोनाड्स का नाम लिख दो। गोनाड्स यानी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, तो पहले तो ये पूरा मेंशन कर दो, फिर ये लिखो कि जिसमें थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन ज्यादा होगा ना, वो हमेशा हड़बड़ाता है, टेंशन में रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। ओके, उसको पूछ लिया ना भाई साहब खाना खाओगे, दे लाइक नहीं, खबरदार मुझे छेड़ा तो, एंड वी आर लाइक अरे खाना पूछ रहा है, ये तो हमको ही खा रहा है। ओके, तो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, रेस्टलेस होते हैं हमेशा। ओके, एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, माइंड वाइज ऑल्सो, बॉडी वाइज ऑल्सो। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ओके, सो ये सब थायराइड हार्मोन्स की वजह से होता है। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी डिसाइड करते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ओके, नेक्स्ट, फैमिली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पर्सनैलिटी के मामले में हमारे देश की एक कहावत है कि अगर शादी करो तो लड़का या लड़की मत देखो, उस लड़का और लड़की का परिवार देखो। अगर परिवार के गुण, शारीरिक और मानसिक गुण अच्छे हैं ना, तो जिस पेड़ की जो बुनियाद अच्छी है ना, तो उस पे फल भी अच्छे ही आएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैमिली प्लेज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप पर्सनैलिटी। अब फैमिली में क्या क्या फैक्टर्स है, पहला है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। सोशो यानी समाज में कितना नाम है उस परिवार का। आप समझो फॉर एग्जांपल परिवार क्रिमिनल है, समाज में बदनाम है, राइट। ओके, सो कैसा है, बच्चों का पालन पोषण भी उस हिसाब से ही होगा। इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक परिस्थिति, पैसे के मामले में वो परिवार कैसा है। ओके, अब पैसे के हिसाब से भी है ना पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, और इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसे वाले हैं तो अच्छी पर्सनैलिटी, कम पैसे वाले हैं तो बुरी पर्सनैलिटी, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। ओके, अवस्थी सर हिमसेल्फ हैज कम फ्रॉम अ वेरी 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 कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, but still I remember that ki one thing that my parents have given me very nicely is morals and values, discipline. Okay, but ऐसा भी होता है कई बार, समझो फॉर एग्जांपल स्लम एरिया में पैसों की कमी के वजह से क्या चोरी चमारी करने लगते हैं ये लोग। ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े फैमिलीज में, ऊंचे घराने में ज्यादा पैसा होने की वजह से ड्रग्स वगैरह ये सब करने लग जाते हैं। ओके, सो ये सब मैटर करता है कि फैमिली कैसी है, फैमिली का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है।
और उनका इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है। अगर फैमिली खुद इमोशनल नहीं है, देखो बच्चों एक बहुत ही जरूरी बात कैसी है मालूम है, कि फैमिली अगर खुद ही इमोशनल नहीं है, समझो फॉर एग्जांपल जब एक बच्चा देखता है ना अपने माँ बाप को कि वो अपने मम्मी पापा से, बूढ़े मम्मी पापा से तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं, अब देखो बहुत काम की बात बता रहा हूं, तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं और उनको उनके प्रति कोई इमोशन ही नहीं है, तो ये बच्चा भी कल को है ना अपने माँ बाप के प्रति कोई भी इमोशन नहीं रखेगा। ओके नेक्स्ट, एकेडमिकल एनवायरनमेंट, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, ओके वो भी मायने रखता है। कल्चरल एनवायरनमेंट, उनका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशंस है, क्या रीति रिवाज है, वो भी मायने रखता है। फैमिली के मामले में एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखना बच्चों, दैट वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट, दे आर नेवर टॉट। बहुत जरूरी बात बोल दिया अवस्थी सर ने, वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट, वैल्यूज आर नेवर टॉट। यानी आप सिखाओगे ना तो कोई भी गुण सिखाने से नहीं सीखता है। ओके सामने वाला जिस व्यक्तित्व का होता है ना तो वो उससे वो गुण अपने आप ही इन्फ्लुएंस होके सीख लिया जाता है। वैल्यूज आर नेवर टॉट, वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट, ये याद रखो। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। अब जैसे समझो हम खिड़की के बाजू में बैठे हैं, ओके अब हम देखते हैं कि एक परिवार में ना एक छोटा सा बच्चा है, ओके 3-4 साल का, उसको है ना घर में समझो कचरा दिखता है, तो कचरा उठाता है, चॉकलेट का जो छिलका रैपर है ना उसको उठाता है और बराबर जाता है ऐसा 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 डस्टबिन में डाल देता है। बताओ क्यों? क्योंकि उसने अपने फैमिली से वो वैल्यूज सीखा है। उसके माँ बाप भी यही करते हैं, उसके माँ बाप भी कहीं कचरा देखते हैं ना तो कचरा को उठा लेते हैं, डाल देते हैं। रास्ते चल रहे हैं तो उधर रास्ते पे कीला है या ब्लेड है तो उसके माँ बाप देखते हैं अरे ब्लेड किसी को लग जाएगा, उठाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। सो ये अच्छी भावनाएं हैं और ये अच्छी भावना बच्चा खुद सीखता है। बुरी भावना, अभी जैसे हम खिड़की के बाजू में बैठे हैं, फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, केला छील दिए, केला खा गए, छिलका जो है छिलका लिए एक खिड़की के बाहर फचाक ठीक है, अब तुम तो भाई केला फेंक दिए, केले का छिलका फेंक दिया खिड़की के बाहर फेंक दिया। अभी कोई चल के जा रहा होगा, फिसल जाएगा, तो उधर बेचारा एक बूढ़ा अंकल आता है, जैसे केले के छिलके पे पैर देता है, स्केटिंग करते हुए जाता है ओके अब क्या बच्चा ये देखते रहता है, हाँ मेरे पापा ऐसा कर रहे हैं। हाँ अब बच्चा क्या करेगा, वो भी केला खाएगा। अब वो छिलका डस्टबिन में फेंकेगा क्या? नहीं, वो तो उल्टा जहां तुमने फेंका ना उससे भी दूर फेंकने की कोशिश करेगा, बोले पापा कंपटीशन, ले फचाक सो जरूर याद रखिएगा बच्चों कि फैमिली के मामले में कैसा होता है ना कि वैल्यूज आर ऑलवेज कॉट, वैल्यूज आर नेवर टॉट। ओके मैं भी है ना मेरे फिजिकल लेक्चर्स में जितना मेरे से बन पड़ता है ना, क्योंकि मैंने मेरे टीचर से है ना कुछ वर्बली ज्यादा सीखा नहीं है, वर्बली जो सीखा है ना वो तो बुक में भी लिखा है, बट मैंने वैल्यूज के हिसाब से मेरे माँ बाप से, मेरे टीचर से बहुत ज्यादा सीखा है। और वही कोशिश है ना मैं अपने बच्चों के लिए करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे भी जो स्टूडेंट्स है ना जितनी पॉजिटिव वैल्यू हो सके। डेफिनेटली हर इंसान में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, मुझ में भी बहुत सारी नेगेटिविटीज होंगी, बट कैसा है ना कि वी हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ एवरी पर्सनैलिटी सो दैट डार्कर साइड विल नो लॉन्गर बी डार्क। हर इंसान से अच्छी बातें सीखो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, परिवार में अगर प्यार है, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है ना, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम और बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके सो अगर परिवार में सब लोग एक दूसरे से तमीज से बात कर रहे हैं ना, ओके तो बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। छोटे बच्चों को भी आप बोलोगे ना कि अरे बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो, बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, और वही बच्चे से अगर आप गंदी तरीके से बात करोगे ना, तू तड़ाक से बात करोगे, ओके या गाली से बात करोगे, गाली तो बहुत दूर की बात हो जाती है हमारे यूपी में ना कि बोली बहुत मायने रखती है, भाषा। ओके तो वहां पे छोटे बच्चे को भी हम आप करके ही बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, चलो आप जाओ यहाँ से। ओके सो बोली, भाषा बहुत मायने रखती है, उससे ना बच्चे का सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नेक्स्ट, अब बच्चे का सेल्फ एस्टीम कब कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कब कम होगा, जब पेरेंट्स, फैमिली ओवर प्रोटेक्शन में होगी, कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्ट करती है बच्चे को, ज्यादा ही। बच्चे के नंबर कम आए, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, टीचर कंप्लेन करता है कि अरे आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता और क्लास में बहुत मस्ती करता है, तो अब पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ज्यादा ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। टीचर से कहते हैं आप ढंग से नहीं पढ़ा रहे हो, यू गेट दैट पॉइंट, आप ढंग से नहीं, उधर भी बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हमारे टाइम पे तो कैसा होता था, हमारे टाइम पे पेरेंट्स आते थे, टीचर को बोलते थे हाँ बोलिए क्या शिकायत है, अच्छा शिकायत है, 1 मिनट, हाँ शिकायत बाद में बताइएगा, पहले मार देते थे फनाक,
मम्मी शिकायत तो सुन लो। ओके, ओवर प्रोटेक्शन। अच्छा, कई बार ये ओवर प्रोटेक्शन बच्चे के मामले में भी हो जाता है। बार बार बच्चे को फोन करते हैं, हाँ क्लास पहुंचा, हाँ क्लास से निकला, हाँ ये किया, हाँ खाना खाया, राइट। तो उसकी वजह से बच्चे का ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। सो इतना ये ज्यादा चिपका मत किया करो। ओके, दूसरा रिजेक्शन। रिजेक्शन यानी हर बात में मना कर देना बच्चे को। बच्चे को एक बंदी बना लेना, वो गलत होता है। ठीक है, बच्चा बोलेगा कि पापा आज मैं फ्रेंड्स के साथ थोड़ा पार्टी में जाऊं, बर्थडे पार्टी है, और जानते हो कि सीधा साधा फ्रेंड है उसका, ठीक है, घर परिवार जानते हो, फिर भी मना कर दिया। ऐसा मत किया करो, रिजेक्शन मत किया करो, हमेशा ना मत बोला किया करो, कभी कभार हाँ बोल दिया करो यार। ओके, नेग्लिजेंस, दुर्लक्ष्य करना। बच्चा ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, छोटा बच्चा है ना, स्कूल से क्या होता है ना कि हम उसको 2 पेंसिल और एक रबर देते हैं उसके कंपास बॉक्स में। दूसरे दिन हम देखते हैं 4 पेंसिल 1 रबर हो गई, तो हम बच्चे से पूछते बेटा ये 2 पेंसिल किसकी है? तो बोलता है मम्मी मम्मी मैं ना बाजू वाले बच्चे का ले लिया। मम्मी बोलती है ले लिया, 2 का 4 कर दिया, वाह 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 बहुत अच्छा। उधर ही डांटना चाहिए उसको कि बेटा ये तुमने गलत किया, अब तुम जाके उसको 2 पेंसिल दे दो और उसको सॉरी बोलो जाके। तो ये कैसा हो जाता है ना, अब पेरेंट्स क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं उसको, दुर्लक्ष्य करते हैं। अब दुर्लक्ष्य करेंगे तो क्या होगा, फिर बच्चा क्या करता है धीरे धीरे, ओके आज पेंसिल चोरी किया है, फिर कल वाटर बॉटल चोरी करता है, बुक्स चोरी करता है, फिर टीचर का मोबाइल फोन ही चुरा के घर ले आता है, बोला। फिर एक दिन है ना वो बड़ा चोरी करता है। बड़ा हाथ मारता है और विदेश भाग जाता है एरोप्लेन में। सो पेरेंट्स अगर दुर्लक्ष्य करेंगे ना, ओके इस पे एक बहुत ही सही कहानी है कि एक बच्चा ना इस तरह की ना छोटी छोटी गलतियां करते जाता है और उसके पेरेंट्स ना दुर्लक्ष्य करते हैं, उसको बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निग्लेक्ट करते हैं। फिर एक टाइम कैसा होता है ना कि बहुत बड़ा क्राइम करता है और जेल में चले जाता है। जेल में चले जाता है तो उसको सजा हो जाती है, सजा हो जाती है। फिर कैसा है कि कानून ये कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तो बोलता है कि हाँ मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। तो माता पिता आते हैं और माता पिता बोलते हैं क्या हुआ, तो बोलता है कि एक बात आप दोनों को बोलना है पर्सनली कान में। एक एक करके जब माँ बाप कान आगे करते हैं ना, तो बच्चा है ना माता पिता के कान काट लेता है जोर से। और फिर बाद में माता पिता एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं अरे कान क्यों काट लिया? तो बोलते हैं कि जब मैंने पहली बार गलती की थी ना, तभी अगर आप मुझे टोकते मारते तो मैं यूं गलती के पीछे गलती और बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते रहता। सो नेग्लिजेंस की वजह से बच्चे का सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, ओके, और उसका पर्सनैलिटी खराब होता है, ये याद रखो। नेक्स्ट पीयर ग्रुप यानी फ्रेंड्स, दोस्ती बहुत मायने रखती है। तेरे को ना जिंदगी में मैं अच्छी बात बताऊं, एसोसिएशन मैटर्स, शॉर्ट में लिख देता हूं। देखो आपका व्यक्तित्व कैसा है ना, ये निर्भर करता है कि आप किन लोगों के बीच में बैठे हो। मैंने मेरे लाइफ में ना हमेशा राइट लोगों को सिलेक्ट किया। जब मैं डॉक्टरी में गया ना, तो डॉक्टरी में भी कैसे है ना कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट तो सारे अच्छे ही होते हैं, ओके, बट उसमें भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल वाले थे ना, सब के सब एकदम गरीब परिस्थिति से, बहुत हार्ड वर्किंग, अपने अपने स्कूल के रैंकर्स है, ओके, और सब कैसे ना अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्शन में बहुत 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 कमाल के थे और बोली सबकी बहुत अच्छी थी। सो ये बहुत जरूरी होता है, एसोसिएशन मैटर्स। हमारे दोस्त कैसे है ना, वो बहुत मायने रखता है। अब दोस्त यानी कैसा हो गया, मान लो अगर स्कूल का बच्चा है तो स्कूल के दोस्त हो गए, या तो कॉलेज के दोस्त हो गए, या तो ऑफिस के दोस्त हो गए, ओके। सो ये सबको हम लोग बोलते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप बहुत मायने रखता है। अभी पीयर ग्रुप में समझो फॉर एग्जांपल हमारे 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें से ना 8 जन सिगरेट पीते हैं, तो 8 जन हमेशा ना 2 जन की मजाक बनाते हैं, बोलते हैं क्या तुम लोग सिगरेट नहीं पीता है, हैं तुम लोग आदमी नहीं है, तुम लोग पुरुष नहीं हो, तुम लोग में हिम्मत नहीं है, ऐसे कर करके ना हमेशा नीचे दिखाते हैं। बोलते तू डरता है, तू क्या सिगरेट पिएगा, तू लड़की है। तो फिर वो एक दिन पी के उसके मुंह पे धुआं छोड़ देता है। अब क्या हो गया मालूम है, इसकी पर्सनैलिटी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि गलत संगत के साथ रह रहा है ना, तो ये याद रखो। अच्छा, अब पीयर ग्रुप के हिसाब से ना कैसा है कि पॉजिटिव वैल्यू क्या है, फ्रेंड्स पॉजिटिव वैल्यू क्या सिखा सकते हैं। अच्छे पढ़ने वाले दोस्त रहेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए कैसा है, स्टडिंग प्रोसेस में बहुत मदद हो जाती है। फिर अगर अच्छे पॉजिटिव दोस्त रहेंगे ना, तो तुमको रिस्पेक्ट सिखाएंगे ऑपोजिट जेंडर की तरफ। अब कैसा होता है ना, जैसे कि लड़कों का अगर ग्रुप है, तो लड़के के ग्रुप में हमेशा कैसा होता है ना कि लड़कियों को लेके मजाक मस्ती तो होती है, बट वो मजाक मस्ती कैसे सिंपल वाली हो गई। वो मजाक मस्ती ऐसी हो कि आप ना अपनी बहन के साथ भी अगर उस तरीके का मजाक करो ना, तो उसको भी हंसी है कि अरे क्या मस्ती करते हो तुम लोग ऐसा। बट वो मजाक मस्ती अगर चीप हो जाए ना बेटा,
ओके, तो बहुत गलत होता है। और पॉजिटिव दोस्त हमेशा यही सिखाते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं देखो अपने को ना इस तरह का मजाक मस्ती नहीं करना चाहिए ऑपोजिट जेंडर के प्रति, लड़कियों के प्रति, या फिर लड़कियां का अगर ग्रुप है ना तो लड़कों के प्रति। ओके, आगे बढ़ते, आजकल ऑपोजिट बहुत हो रहा है। नेक्स्ट, फिर अगर बुरे दोस्त है ना, नेगेटिव, यहां लिख देता हूं नेगेटिव। अगर बुरे दोस्त है ना तो आपको क्या सिखाएंगे, लेक्चर बंक कैसे मारते हैं, ठीक है, शराब कैसे पीते हैं, ड्रग्स कैसे लेते हैं, ओके, और सिगरेट कैसे पीते हैं, तंबाकू कैसे खाते हैं, ओके, राइट। सो यहां कैसा होगा ना कि नेगेटिव दोस्त नेगेटिव बातें सिखाएंगे। बुलिंग करना सिखाएंगे, बुलिंग यानी सामने वाले को परेशान करना, किसी कमजोर मानसिकता, कमजोर शारीरिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले इंसान को हैरान करना। बुलिंग बहुत गलत होता है, ठीक है, आप चले जाओ क्लास में किसी को टपली मार दो, किसी को मार दो, घूसा मार दो, मस्ती करो, ये सब मत किया करो। बुलिंग बहुत 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 बुरा होता है, ओके, और लोगों के ऊपर उसका नेगेटिव इंप्रेशन आता है। एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेसिव यानी अगर सारे दोस्त समझो ड्रग्स वग्स लेते हैं और सारे एकदम हमेशा गुस्से झगड़े वाले हैं, कुछ भी हुआ ना, रास्ता चलते समझो किसी से टकरा गए, ठीक है, वो अंकल बोल रहे गलती से टकरा गए, अरे ऐसा कैसा गलती हो गया, ए बुला उसको, ए चाकू निकाल, ए मार इसको, ये क्या है, ये कोई बिहेवियर है, राइट। सो ये बहुत जरूरी होता है बच्चों, ये हमको नहीं करना है, ओके। अब तुम लोग ना इसमें है, देखो ये सब कैसे ना, मैं तुमको आइडियाज दे रहा हूं, तुम ये लिखोगे ना, भर भर के लिख देने का ओन वर्ड्स में, ओके। नेक्स्ट, स्कूल। स्कूल आपकी पर्सनालिटी को है ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। स्कूल में प्यून कैसा है, टीचर कैसी है, सुपरवाइजर कैसे है, स्कूल का हेडमास्टर कैसा है, ओके, राइट। और स्कूल में फ्रेंड्स कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल, स्कूल का क्या लेवल है, बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है बेटा, ओके। अब स्कूल का टीचर ना अगर बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड है, तमीज है उसमें, और तो और बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है, अच्छा पढ़ा लिखा टीचर है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है, और तजुर्बा अच्छा है उसके पास, अगर ये चार क्वालिटी याद रखो, अगर इस तरह का टीचर है ना, सो वो टीचर बच्चों का रोल मॉडल बन जाता है। ए मॉडल यानी जो रैंप पे चलता है। वो मॉडल नहीं, रोल मॉडल यानी जिसको आप ना अपना आदर्श मानते हो, आप उनकी तरह बनना चाहते हो, ओके। अब मैं तुमको ना एक बात बताऊं, लाइफ में हमेशा ये याद रखना कि आप कभी किसी की तरह मत बनो, कभी भी किसी की तरह मत बनो, ये याद रखो, ओके। नहीं तो कैसा होगा ना कि आप हमेशा सेकंड बेस्ट होगे और वो इंसान हमेशा फर्स्ट बेस्ट होगा। आप किसी की तरह मत बनो, उससे अच्छी बातें सीखो। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं मेरे टीचर को बहुत 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 रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने मुझे पूरा मेडिकल सिखाया है, ओके। सो मैंने उनसे पॉजिटिव भावनाएं सीखी हैं, ये बात उन्होंने मुझे बोली थी, मैंने उनसे पॉजिटिव भावनाएं सीखी। मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता हूँ, मैं उनकी तरह बनना चाहूंगा तो हमेशा मैं सेकंड बेस्ट होऊंगा, फर्स्ट बेस्ट तो वही रहेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला अवस्थी मेरी तरह मत बन, मेरे से जितना सीख सकता है सीख ले, बाकी डॉक्टर्स से जितना सीख सकता है उनसे सीख ले, और प्लस अपना एक खुद का यूनिक स्टाइल रख, अपना एक खुद का क्रिएटिविटी रख, ताकि तू अपने सेक्शन में एक लौता यूनिक ब्रीड है, ब्रीड दैट्स अ बैड वर्ड, एक लौता यूनिक पर्सनालिटी है, ओके। सो बच्चों कभी भी ना किसी की तरह बनो मत, उनसे अच्छी बातें सीखो, और जो तुम हो ना वो हमेशा रहो, ये बहुत जरूरी है, ओके फाइन। सो एक अच्छा टीचर रोल मॉडल हो सकता है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका रोल मॉडल कौन है, ओके। जब से आप स्कूल से लेके अब तक जो सारे सब्जेक्ट्स आपने सीखे हैं, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और यो बायो, ओके, राइट। अब इन सब में से आपका रोल मॉडल टीचर कौन है और क्यों है ना, एक लाइन में तू कमेंट सेक्शन में लिख लेना बेटा, ओके, ताकि उससे अगर मुझे भी कुछ सीखने मिले कि कुछ क्वालिटीज जो बाकी लोगों के पास है, ठीक है। ये कैसे होता है ना, कम्युनिकेशन से हर इंसान इंप्रूव करता है, तो शायद मुझे भी कुछ नए आइडियाज आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास मीडिया यानी इंटरनेट मचा रहा है आजकल। मचा रहा है तू समझ गया ना। इंटरनेट पे तरह तरह के गाने बनाना है, गाली गलौज करना, 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का। अब छोटा छोटा बच्चा भी है ना, वो देख के ना ये रट लेता है, फिर कभी ना कभी वो बड़ा होकर गूगल करता है वोडका क्या होता है, अच्छा वोडका ये इसका काम रोज का, तो वो भी पीने लगेगा। अरे गलत बात है ना। गाना बनता है कोका कोका कोका, कोका यानी कोकेन। अरे ड्रग्स पे तुम गाना बना रहे, जिसको नहीं भी मालूम है ना कोका क्या है वो गूगल करेगा।
सो इंटरनेट कैसा ना एक बहुत पावरफुल टूल है, इसको ना बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर। अब ये सबको अगर पॉजिटिवली लेना तो ये क्या करेगा ना, आपको करंट अफेयर्स के बारे में अच्छा खासा अपडेट दे सकता है। कोई बच्चा अगर खो गया है ना, तो बच्चे का कैसा व्हाट्सएप ग्रुप में आप सबको मैसेज कर सकते हो। सो पॉजिटिवली बहुत सारे इसका यूज किया जा सकता है। ओके राइट, एजुकेशन इंडस्ट्री में घर बैठे आप किसी टीचर से किलोमीटर दूर बैठ के सीख सकते हो। बट इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या है? एक वीडियो देखी, उसमें एक इंसान ऐसा बहुत दुखी था, तो उसका दोस्त बोलता है अरे इतना क्या दुखी है, इधर इधर इधर, तो को हंसने का खुश रहना है। बोलता है हाँ हाँ खुश रहना, मेरे को बहुत दुख है लाइफ में, मेरा बीवी मेरे को छोड़ के भाग गया, भाग ओके तो है ना, उसका दोस्त बोलता है ये देखिए व्हाइट पाउडर है, इसको ना ऐसा नाक में सूंघ करके, तो सूंघता है, फिर हंसने लगता है, हाँ बहुत खुश हो जाता है, एक्सेसिव हैप्पीनेस। अरे भाई वो लत लगवा दे रहा है। फिर इंसान गाने लगता है मुझे तो तेरी लत लग गई ओके, सो एडिक्शन बहुत बुरी बात है। ईगोसेंट्रिज्म है या आजकल ना ये टिकटॉक फिकटॉक ये छोटे मोटे ऐप पे ना लोग आजकल बड़े वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, उसमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाते हैं, और सारे के सारे कोई ना कोई ये आजकल ये छोकरे नहीं होते, ये थोड़ा टाइट जीन्स पहन लिए, बाल को रंग करवा दिए, चश्मा पहन लिए ये सब चाराना अटाना पब्लिक होता है ना, जो मेच्योरिटी छू कर भी नहीं गया है, ठीक है राइट। तो वो क्या है, फिर ऐसा कोई ना कोई वीडियो बना के ठाक 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 गोली मार रहे किसी को, एटीट्यूड दिखा रहे किसी को, ठीक है, गुस्सा दिखा रहे, राइट। और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के रिलेशनशिप को लेके ये इसको धोखा दे रहा है तो ये कर रहा है, ये सब बहुत बेवकूफी है, एक्सट्रीमली बैड। इससे अच्छा अच्छी किताबें पढ़ो। ओके, ईगोसेंट्रिज्म दिखाना कि नहीं मेरे में इतना एटीट्यूड है, देखो मैंने इसको गोली मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बहुत गलत होता है। तो कहीं ना कहीं कैसा होता है ना, हम लोग मन ही मन में ये सब सीखने लगते हैं, बहुत 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 ज्यादा गलत होता है। ओके, स्लीप डिप्राइवेशन, नींद पूरी नहीं हो पाती, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस कम आता है, इनसिक्योरिटी, ओके, लाइफ में हमेशा प्रोटेक्टेड फील नहीं होता है, ओके, एंटी सोशल एक्टिविटीज, समाज के खिलाफ आप किसी, अब इसमें सबसे बुरी बात ये होती है ओके कि आप ना किसी लड़की के बारे में गलत सलत आप लिखो। आजकल लोग कैसा है ना, लोगों को क्या लगता है उंगलियां चला लेने से ना मतलब डेमोक्रेसी है, कुछ भी लिख सकते हैं किसी के बारे में, कुछ भी बोल सकते हैं तुम इधर लिख रहा है ना, वो ऊपर वाला उधर लिख रहा है तुम्हारे बारे में और ऐसा स्क्रिप्ट लिखता है ना, घूम के ऐसा फंसोगे ना। तो लोग क्या कर देते हैं, किसी के बारे में बुरा लिख देते हैं, किसी का फोटो इधर उधर डाल देते हैं, ठीक है, किसी का वीडियो इधर उधर डाल देते हैं। ये काफी गलत बात है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ओके, कितना भी कुछ भी हो ना, तो आपको ऐसे एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। लड़कियों के बारे में उनके फोटोज को इधर उधर डालना, ठीक है, फिर बाद में उनके फोटोज को एडिट करके इधर उधर ये करना बहुत बहुत गलत बात है, ये कभी मत करना लाइफ में। ओके, लास्ट, लोनलीनेस, अकेलापन बहुत महसूस होता है। ओके, अच्छा, और ये मास मीडिया का और भी बहुत सारे इसके बैड इन्फ्लुएंसेस है। रिप्रोडक्शन चैप्टर जब मैं बायोलॉजी में सिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं तुमको सेक्स एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू और भी बहुत अच्छी अच्छी समझदारी वाली बातें बताऊंगा, जहां पे मास मीडिया से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट तुमको याद रखना है कि लोग आजकल अडल्ट वीडियोस जो देखते हैं ना, वो अडल्ट वीडियोस को कैसे इंटरप्रीट किया जाता है। ओके, उसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ओके, वो अडल्ट वीडियोस के वजह से रिलेशनशिप अफेक्ट होगा या नहीं अफेक्ट होगा, ये बहुत सारी बातें होती है साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली, उस बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में सेक्स एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इस स्पीयर से रिलेटेड ना सारी की सारी जो पॉजिटिव बातें हैं ना, उसको एक अच्छे से कॉन्वर्सेशन में वीडियो बना के उसका एक सेपरेटली पोस्ट करूंगा मैं, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, कल्चर। कल्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा जाति, हमारा धर्म हमको अलग अलग वैल्यू सिखाता है, हमको बिलीफ, क्या सोच है हमारी वो सिखाता है, क्या तौर तरीका है, क्या नॉर्म्स यानी रूल्स, ठीक है। फिर लीडरशिप क्वालिटी सिखाता है, ध्यान से सुनना सिखाता है, लिसनिंग। एंटरप्रूनर यानी एंटरप्रूनर जो बोलना है बोलो, यानी बिजनेसमैन। ओके, सो एक बिजनेसमैन कैसे बना जाता है ना, अब ये कैसे, ये सब कल्चर पे डिपेंडेंट करता है। अब मेरे बाप दादा अगर बिजनेस करते थे तो मेरा बिजनेस में ज्यादा दिमाग चलने लगेगा। ओके राइट, अगर मेरे परिवार में सबके सब डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी लाइन में मेरा दिमाग ज्यादा चलने लगे मोस्टली, हालांकि एक्सेप्शन होता है इसमें, ठीक है, फाइन। सो फैक्टर्स शेपिंग पर्सनालिटी में एक बार वापस से खाली टाइटल, हेरिडिटी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मास मीडिया एंड कल्चर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका फटाफट। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू बेटा।
नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी. इस पे भी शॉर्ट नोट आता है. पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनैलिटी में द फर्स्ट पर्सपेक्टिव विल बी साइको एनालिटिक, सेकेंड विल बी ह्यूमैनिस्टिक, थर्ड विल बी ट्रेट, फोर्थ विल बी टाइप पर्सपेक्टिव एंड फिफ्थ विल बी सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. सबसे पहले इसमें भी बेटर टाइटल. देखो साइकोलॉजी पढ़ने के लिए सब टाइटल अच्छे से बाय हार्ट कर लेने का कि ये पॉइंट्स मुझे एग्जाम में लिखना है और उसके अंदर आप ओन वर्ड्स में लिखो. यहां मैंने कुछ कुछ कीवर्ड्स ऑलरेडी प्रेजेंट करके रखा है ताकि हमारा पूरा प्रेजेंटेशन स्मूथ हो जाए. अब हर इसमें है ना ये लिखना पर्सपेक्टिव्स ऑफ पर्सनालिटी में साइको एनालिटिव पर्सपेक्टिव, यहां पूरा वर्ड लिखना. ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ट्रेट पर्सपेक्टिव, टाइप पर्सपेक्टिव एंड सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव. नाउ स्टूडेंट्स यहां पे तुमको ये समझना है साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव जो है ना, यानी कैसा है कि पर्सनालिटी के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग कंपोनेंट्स है. जैसे समझो दीवार के पर्सपेक्टिव, उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? ब्रिक्स होगा, सीमेंट होगा, कलर पेंट होगा. वैसे हमारे पर्सनालिटी के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं. साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव क्या कंसीडर करता है? इट कंसीडर्स अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड अनकॉन्शियस माइंड, कि बचपन में हमारा बचपना कौन से माहौल में बीता है और हमने अनकॉन्शियस माइंड में अनजाने में क्या क्या बातें सीखी है. ओके. नेक्स्ट ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इंसानियत के नाते पर्सनालिटी गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू फ्री विल. ओके, इंसान क्या करना चाहता है, फ्री विल यानी मर्जी. सो ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव विल गिव मोर इंपॉर्टेंस टू फ्री विल. नेक्स्ट ट्रेट पर्सपेक्टिव, ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर. दिस पर्सपेक्टिव कंसिडर्स द स्पेसिफिक ट्रेट दैट एन इंडिविजुअल हैज. हर इंसान के पास कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है. कोई गुस्सा वाला होता है, कोई हमेशा हंसी मजाक वाला होता है, कोई हमेशा प्यार वाला होता है, सॉफ्ट होता है, कोई रोने वाला होता है. सो हर इंसान का एक स्पेसिफिक ट्रेट होता है. नेक्स्ट टाइप पर्सपेक्टिव, ये टाइप पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि हर इंडिविजुअल यूनिक है डिपेंडिंग अपॉन हिज फिजिक. अब फिजिक देख, ये वाला स्पेलिंग देख, ये अलग है. फिजिक का मतलब होता है बॉडी. ओके, सो हर इंसान अलग है अपने फिजिक के अनुसार, अपने टेम्परामेंट यानी उसकी जो मानसिक परिस्थिति है वो, ओके, उसके जो मेंटल कैरेक्टर्स हैं वो, उसके हिसाब से हर इंसान अलग होता है. सोशल कॉग्निटिव यानी एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन. समाज में इंसान ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कितना करता है, लोगों को देख देख के कितना सीखता है. हाँ ये अंकल पॉलिटिक्स में, हाँ ये अंकल ना आसानी से लोगों को मना लेते हैं, ये अंकल गणपति के त्योहार में हमेशा आगे आते हैं. ओके, ये अंकल बहुत खूसट है, बहुत चिड़चिड़ा है. तो समाज में ऑब्जर्वेशन कर करके हम कितना सीखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल कॉग्निटिव पर्सनैलिटी. आगे बढ़ते हैं. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्विस साइकेट्रिस्ट थे भाई जिनका नाम है कार्ल जंग ने ये देखा कि पर्सनैलिटी ना दो तरह की होती है. एक होता है इंट्रोवर्ट, इस पे शॉर्ट नोट आएगा, हाँ, और एक होता है एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट वो इंसान होता है जो हमेशा ना अपने अंदर ही अपने आप से खुश रहता है. द पर्सन विल ऑलवेज लुक विद इन. ओके, कुछ नया करना है ना तो खुद से ही ज्यादा बात करता है, अपने आप में अकेला ही रहता है ज्यादा. उसको अकेला रहना पसंद है, बहुत शर्माता है, रिजर्व रहता है, ज्यादा बात नहीं करता है लोगों से, अकेले काम करना पसंद करता है और लोगों को अवॉइड करता है. उसको ज्यादा झुंड, शोर शराबा, हंसी मजाक ये सब पसंद नहीं होता है. एकदम शांत पर्सनालिटी का रहेगा, अपने आप के साथ ही खुश रहता है. एक्सट्रोवर्ट उल्टा होते हैं. ये कैसा है, हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, इनका मन करता है कि भाई कब जाऊं, किससे बात करूं, 10 लोगों से बात करूं, 10 लोगों से मिलूं, हंसी मजाक करूं. ओके, सोशल होते हैं, समाज में आसानी से मिक्स हो जाते हैं और हमेशा झुंड में रहते हैं. इंट्रोवर्ट हमेशा है ना बहुत ज्यादा शर्माता है. इंट्रोवर्ट को है ना, अगर समझो फॉर एग्जांपल, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इंट्रोवर्ट को अगर ये भी बोला ना कि आप जाके किसी शॉपिंग मॉल में जाके आप वो काउंटर वाले से पूछो ये कितने का है करके, तो पूछेगा भी नहीं. उसको ज्यादा इंटरैक्ट करना पसंद नहीं रहता, वो अपने आप में ही रहता है.
अब तुम ऐसा सोच लो कि समझो दो तरह का है ना जॉब्स है। एक नौकरी ऐसा है जहां आपको घर घर जाके, समझो सेल्समैन का नौकरी, जाके लोगों से बात करना है, उनको पूछना है अच्छा आप कौन सा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हो, कौन सा टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हो, ये डिटर्जेंट ले लो, ये टूथपेस्ट ले लो, ये आपके दांत चमका देगा, टिडिंग। ओके। अब दूसरी जगह पे ऐसा काम है जहां आपको बैठ के सिर्फ टाइपिंग करना है। सो इंट्रोवर्ट कौन सा काम सिलेक्ट करेगा और एक्सट्रोवर्ट कौन सा सिलेक्ट करेगा, ये समझ जाओ अभी आप आगे। अब कैसा होता है ना कि अक्सर ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा क्लियर कट नहीं होता है। ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ अस, वी आर एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट यानी हम में दोनों कैरेक्टर्स मिक्स्ड रहते हैं। कुछ कुछ इंसान के हिसाब से हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कुछ कुछ इंसान के हिसाब से हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। जैसे हम अपने दोस्तों से मिले तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, रिश्तेदार घर पे आ गए तो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, दोस्त के घर गए तो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, सोफा पे एकदम डिसिप्लिन तरीके से बैठते हैं। दोस्त की मम्मी पानी लाए, थैंक यू मम्मी जी, एंड दोस्त बोलता है जी, वो भी थैंक यू वाला। देन मम्मी बोलती है कितना अच्छा दोस्त है तेरा, देखो इसको बोलते हैं संस्कार। इसमें हमारी बैंड बज जाती है, तो हम दोस्त को बोलते हैं नाटक मत कर, ड्रामा मत करो, ढंग से रहे। और जैसे ही मम्मी चली जाती है फिर हम दोस्त के साथ वही जंगली हो जाते हैं, ए येड़े ए इधर आना। राइट। तो ज्यादातर हम है ना एम्बीवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट यानी हम मिक्स्ड होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर होता है हमें। ओके आगे, एल्पोर्ट्स थियरी ऑफ पर्सनालिटी। एल्पोर्ट नाम का जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था ना, इसने 18,000 अलग अलग टर्म्स की खोज की ताकि अलग अलग पर्सनालिटी को ग्रुप कर सके। जैसे ये एंगर पर्सनालिटी है, ये सैड पर्सनालिटी है, ये हैप्पी पर्सनालिटी, ऐसे मतलब उसने टर्म्स दिए, 18,000 अलग अलग टर्म्स दिए। फिर उसने वो 18,000 टर्म्स को पढ़ने के बाद ये सीखा कि इसको हम लोग है ना 3 अलग अलग ट्रेट, 3 अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। ओके, अब ये ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी है। अब पहला ट्रेट है कार्डिनल ट्रेट, दूसरा है सेंट्रल ट्रेट और तीसरा है सेकेंडरी ट्रेट। इस पे भी ब्रीफ आंसर आता है बेटा। कार्डिनल ट्रेट में कैसा होता है ना कि हर इंसान में सिंगल ट्रेट डोमिनेट करता है, एक ही कैरेक्टर ऐसा रहता है जो उस इंसान की खूबी होती है, वो कैरेक्टर उस इंसान को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर जाता है। जैसे इसको है ना डिटेल में लिखना, मैं तो आसानी से समझा देता हूं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का कार्डिनल ट्रेट वॉज ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ईमानदारी। राइट। सो सच्चाई जो है ना वो उनका कार्डिनल ट्रेट था। नेक्स्ट एग्जांपल मदर टेरेसा, ह्यूमैनिटी वॉज द कार्डिनल ट्रेट। इंसानियत, इंसानियत, इंसान की सेवा की उन्होंने। हिटलर की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूड या फिर एंगर, डिसिप्लिन, ये उनका कार्डिनल ट्रेट था। यानी एक कैरेक्टर ऐसा होता है ना जो पूरे उसके व्यक्तित्व को डिस्क्राइब कर देता है। ये समझे बेटा तुम? ओके, आई वॉन्ट यू टू, अगर ये समझ गया ना तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो अवस्थी सर का कार्डिनल ट्रेट क्या है। कुछ उल्टा सीधा लिखा ना मार देगा तेरे को। एनीवे, सो कुछ कुछ लोगों का है ना पूरा पर्सनालिटी एक कैरेक्टर में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, बट ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। सेंट्रल ट्रेट में ना आपको कम से कम 5 से लेके 10 अलग अलग कैरेक्टर्स लगते हैं, फिर आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे तुम्हारा दोस्त, ठीक है, अब तुम्हारा दोस्त समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से पार्टी करना पसंद करता है, तो आप बोलोगे एक्सट्रोवर्ट, उसको लोगों के साथ रहना पसंद है। ओके, तुम्हारा दोस्त सपोज छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है तो तुम बोलोगे इरिटेबल। तो 4-5 कैरेक्टर ऐसे मिल के ना फिर उसके पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर पाएंगे। इस तरह के पर्सनालिटी को बोलते हैं सेंट्रल पर्सनालिटी और सेंट्रल ट्रेट, वेर यू नीड 5 to 10 सच ट्रेट्स। एग्जाम्पल में ना ऐसा 5-10 कैरेक्टर लिख देना। जैसे सम पर्सनालिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सैडनेस, इरिटेबल पर्सनालिटी, एंगर पर्सनालिटी, हैप्पी पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, ऐसे 4-5 वर्ड्स लिख देना। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट हमेशा सिचुएशनल होता है, स्पेशल सिचुएशन में ही उस तरह का कैरेक्टर निकल के आता है, वरना वो कैरेक्टर निकलता नहीं है। जैसे कि इम्पेशंस, कॉमनेस्ट एग्जांपल है इम्पेशंस। समझो लंबी लाइन है, अक्सर मेरे क्लिनिक के बाहर यही होता है। ओके,
जैसे बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, तो कुछ पेशेंट आके बार बार दरवाजा ठोकते हैं, डॉक्टर कितना टाइम लगेगा, डॉक्टर जल्दी करिए। ओके, सो ये हो जाता है इम्पेशेंस। आजू बाजू वाले लोगों को हैरान करते हैं कि आपके बदले मैं चले जाऊं क्या पहले, राइट। सो इसको बोलते हैं इम्पेशेंस। इम्पेशेंस यानी उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है लंबी लाइन। नेक्स्ट, नर्वसनेस। अब आपको बोला कि आप जाके लोगों के सामने भाषण दीजिए, स्पीच दीजिए। स्कूल में तुम्हारा स्पीच कंपटीशन है, तुम्हारा नंबर आने वाला है, तो तुम क्या नर्वस हो जाओगे। सो ये कैसा है, ये हालात के हिसाब से, तुम हमेशा नर्वस नहीं रहते हो, तुम हमेशा इम्पेशेंट नहीं होते हो। सो इसको डिस्क्राइब करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीफ आंसर, बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। इस पे शॉर्ट नोट आएगा। बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी वॉज गिवन बाय रॉबर्ट मैक्रे एंड पॉल कोस्टा। इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट ओशन याद रखो। ओ से बनेगा ओ, ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सी से बनेगा कॉन्साइंटियसनेस, कॉन्साइंटियसनेस। ई से बनेगा एक्सट्रोवर्जन। ए से बनेगा अग्रीएबलनेस और एन से बनेगा न्यूरोटिसिज्म। देख इसको पहले ना ओशन के हिसाब से याद रख ले। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, अग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म। टाइटल पढ़ ले अच्छे से। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम ओपन होते हैं, तजुर्बे के लिए हमेशा खुले होते हैं। जैसे अगर तुम बोलोगे कि अवस्थी सर आप ना थोड़ा हैंडराइटिंग और बड़ा लिखो, मुझे नजर नहीं आता है, तो मैं अगर एक्सपीरियंस अपना बढ़ाना चाहता हूं तो नेक्स्ट टाइम से मैं बड़ा लिखूंगा, आई एम ओपन। कुछ लोग ऐसे होते हैं डांट देते हैं, तुम हमको मत सिखाओ, समझे, तुम क्या हो हमारे। तो बोलता है सर हम स्टूडेंट है आपके। हाँ तो स्टूडेंट हो ना, तो बाप बनने को मत देखो हमारा। ऐसे डांट देते कुछ लोग होते हैं। सो दे आर नॉट ओपन, यू कैन से दैट दे आर ऑलवेज क्लोज्ड टू एक्सपीरियंस। उनको क्या लगता है, उनको जितना आता है बेस्ट आता है। सो ऐसा ना हर मामले में, टीचर स्टूडेंट के मामले में नहीं, हर मामले में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीखना चाहते हैं। सो वो अपनी नेगेटिविटी को भी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और जो लोग में ओपननेस टू एक्सपीरियंस की क्वालिटी होती है ना, वो लोग हमेशा क्यूरियस होते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत कल्पना करते हैं, बहुत इमेजिनेशन करते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा डेवलप होती जाती है। नेक्स्ट, कॉन्साइंटियसनेस। कॉन्साइंटियसनेस का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जिसमें कॉन्साइंटियसनेस ज्यादा है ना, वो इंसान ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ओके, और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगा। और जिसमें कॉन्साइंटियसनेस कम है ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड और इनडिसिप्लिन्ड होगा। यानी कुछ लोग कैसे होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। तुमको बोला 9 बजे मिलना है तो 9 बजे ही मिलेंगे बराबर। तुमको बोला 15 मिनट बात करूंगा तो 15 मिनट ही बात करेंगे। सुबह 7 बजे उठना है, फिर बाद में एक्सरसाइज करना है तो करना है। सो वो लोग बहुत डिसिप्लिन के हिसाब से चलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। उनका किसी भी तरह का काम देखोगे ना आप, ठीक है, किसी भी तरह का उनका वर्क प्रोफाइल देखोगे, फाइल भी बराबर अरेंज करेंगे, पेपर्स भी बराबर अरेंज करेंगे, रिटर्न नोट्स भी प्रॉपर सिस्टमैटिक डिसिप्लिन तरीके से लिखेंगे। और जो जिनमें लो कॉन्साइंटियसनेस होता है ना, उनसे देखोगे तो फिजिक्स का नोट्स इधर लिखा है, बायो का नोट्स उधर लिखा है, ठीक है, स्टमक उधर लिखा है, फिर लीवर दूसरे बुक में लिखा है, ओके, फिर लंग्स दूसरे बुक में लिखा है। ये पूरे सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम कर देते हैं। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट, एक्सट्रोवर्जन। ये तो सेम यही है कि ये इंसान बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बड़ करते रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट बहुत उत्सुक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, सोशल होते हैं, इनको है ना लोग बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट, अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस यानी हर बात के लिए अग्री करना। अब जो लोग बार बार हर बात के लिए अग्री करते हैं ना, वो दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी काइंड, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, दे आर केयरिंग, और सामने वाले से कोऑपरेट करते हैं, इसलिए अग्री कर जाते हैं। कई बार कैसा होता है ना कि चीजें इनके फायदे में नहीं होती है, फिर भी अग्री कर जाते हैं कोऑपरेट करने के लिए। बट जिसमें अग्रीएबलनेस का क्वालिटी नहीं होता है ना, वो उल्टा होता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, वो अनकोऑपरेटिव होगा। कुछ अच्छा भी होता रहेगा ना, तो फिर भी उसको जलन होगी तुझसे। आर्ग्यूमेंट करेगा, मैंने शॉर्ट में दिया, शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट करेगा और हॉस्टाइल, हमेशा चिड़चिड़ा होएगा। तो तुम उससे
एक चीज बोलोगे ना तो 10 विवाद करेगा, झगड़ा करेगा तुम्हारे साथ। अग्रीएबलनेस का क्वालिटी नहीं है उसमें। लास्ट, न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म इज एबिलिटी टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन को ज्यादा ही दिल पे ले लेना, इसको बोलते हैं न्यूरोटिसिज्म। जिसमें न्यूरोटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है ना, ये क्वालिटी, बहुत नेगेटिव नेगेटिव फील करते हैं ना, वो लोग बहुत एंशियस होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं, डिप्रेस्ड, हमेशा किसी ना किसी डर में जीते हैं, हमेशा गुस्सा रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जिसमें न्यूरोटिसिज्म बहुत कम होता है ना, वो नेगेटिविटी से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते, वो जिंदगी में हमेशा स्टेबल होते हैं, जिंदगी में हमेशा एम्बिशियस होते हैं। ओके, उनकी कुछ इच्छा होती है, डिसिप्लिन होता है। सो न्यूरोटिसिज्म यानी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देना, ये समझे। सो ये हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, मेरा कुछ बुरा हो जाएगा तो, पेपर टफ आएगा तो, मैं एग्जाम में नहीं लिख पाया तो, समझो मैं एग्जाम लिखने गया, मेरे को खांसी हुआ, उसमें खून निकला तो, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं। और जिसमें न्यूरोटिसिज्म का क्वालिटी नहीं होता ना, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। सो उसको है ना, आधा ग्लास पानी दे दोगे ना तो बोलेगा अरे ग्लास मस्त यार, आधा भरा हुआ है। और जो न्यूरोटिसिज्म ज्यादा जिसमें रहेगा ना, बोलेगा अरे आधा खाली है, हमेशा नेगेटिव देखता है। और जो पॉजिटिव होते हैं ना, वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। और जिसमें न्यूरोटिसिज्म ज्यादा होता है, वो हर सोल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढता है। ऐसे लोगों से ना कह दिया करो कि भैया देखो, गाड़ी और ट्रक और टेम्पो और रिक्शा के पीछे लिखा रहता है कीप सेफ डिस्टेंस, हमारे साथ सेफ डिस्टेंस रखो, दूर रहो, सोशल डिस्टेंस है। समझे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू बेटा। अभी है ना लास्ट पार्ट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सोचो किसी के पर्सनैलिटी को कैसे मेजर किया जाए। अब कैसे है ना, किसी के शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है वो मेजर किया जा सकता है, कितना कैल्शियम है वो मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ये सब कैसे ना फिजिकल बॉडी का हिस्सा है। बट साइकोलॉजी में सबसे कमाल की बात यह है कि किसी का माइंड, किसी का पर्सनैलिटी जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, कोई मटेरियल नहीं है, वो उसको भी मेजर किया जा सकता है। कोई गुस्सा है तो कितना गुस्सा होगा, ओके, यानी एक अंदाज लगाया जा सकता है। पर्सनैलिटी को मेजर करने के अलग अलग तरीके। अब इसमें बच्चों, इसमें 3 तरीका है। पहला है बिहेवियरल एनालिसिस, ओके, दूसरा है सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटोरीज, और तीसरा है प्रोजेक्टिव मेथड्स। जिसमें से किसी के बिहेवियर को अगर एनालाइज करना है, किसी के बिहेवियर को अगर समझना है, तो साइकोलॉजी में उसके लिए 2 तरह का टेस्ट, 2 तरह का मेथड है। पहला मेथड है या तो उससे बातचीत करें, उसका इंटरव्यू लें, और दूसरा है या तो उससे बातचीत नहीं करें, उसकी हरकतों को सिर्फ ऑब्जर्व करें। सो इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, जिसमें से इंटरव्यू इज द मोस्ट कॉमन मेथड, इट इज द मोस्ट कॉमन बिहेवियर एनालिसिस मेथड, ये याद रखना। अब इंटरव्यू में कैसा होता है ना, जो इंटरव्यू लेता है, जो क्वेश्चंस पूछता है ना, ओके, उसको इंटरव्यूअर बोलते हैं। जैसे अगर मैं तेरा इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं इंटरव्यूअर हो गया, और तू जवाब देगा बेटा मुझे, तू जवाब देगा मुझे, उल्टा जवाब देगा, मार खाएगा। ओके, सो तू इंटरव्यूवी हो जाएगा, इंटरव्यूवी आंसर्स देगा। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स लिखना अपने आंसर में। अब इंटरव्यू 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी पहले से ही ना एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया है, कितने सवाल पूछना है, किस सवाल के बाद क्या सवाल पूछना है, उसका पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस इज प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड यानी इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड।
और इसमें कोई भी सवाल ऐड नहीं किया जाएगा, डिलीट नहीं किया जाएगा ऑन द स्पॉट। ओके, यानी ये सब कुछ फिक्स्ड है, इतने सवाल पूछने, सामने वाला उसका जवाब देगा। ओके, मन से कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछूंगा नहीं, या तो इसमें से कोई क्वेश्चन हटाऊंगा नहीं। इस तरह का स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहां देखा जाता है? इंडस्ट्री में जब किसी भी एम्प्लॉय, किसी नए वर्कर का इंटरव्यू लेते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर इंटरव्यू का फिक्स्ड रहता है। बट अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या काउंसलिंग की बात करें, जैसे अगर समझो फॉर एग्जांपल मैं अपने एक पेशेंट को काउंसिल कर रहा हूं, उसको शराब पीने की आदत है और शराब छोड़ना चाहता है, तो मैं उससे पूछूंगा आप कितने समय से पी रहे हो, ठीक है, राइट। अच्छा, आप कितने इंटरवल में पीते हो, रोज शराब पीते हो या हफ्ते में एक बार पीते हो? फिर मैं कैसे मन में और क्वेश्चन तुरंत भी ऐड कर दूंगा। आप शराब क्यों पी रहे हो? सर क्योंकि है ना मैं जिंदगी में बहुत दुखी हूं। तो आप दुखी क्यों हो? सर मेरा ना मेरे दोस्त से ना झगड़ा हुआ। दोस्त से झगड़ा क्यों? तो ये क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं मैं, नए नए क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूं, और जो फालतू क्वेश्चंस रहेंगे उसको निकाल दूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चंस कैन बी एडेड और डिलीटेड ऑन द स्पॉट। सो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट फिक्स्ड। और इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किस में लिया जाता है? क्लिनिकल साइकोलॉजी में, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में और काउंसलिंग में। जब बच्चे का काउंसलिंग करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं तब, ठीक है। अच्छा, और जरूरी बात इसमें ये याद रखना कि इंटरव्यू लेने के दौरान सामने वाले का आंसर देना, कितने समय बाद वो आंसर दे रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ओके, वो सारे पॉइंट्स भी नोट डाउन किए जाते हैं। नेक्स्ट, बिहेवियर को एनालाइज करने का दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या किया जा सकता है ना, एक चाइल्ड को हम ऑब्जर्व करेंगे जब उसके पेरेंट्स आजू बाजू में नहीं है, या तो एक वर्कर को ऑब्जर्व करेंगे जब उसका मालिक आजू बाजू में नहीं है। समझो हमने कैमरा लगा दिया और हमने देखा कि मालिक आज कह देता है कि सुनो आज मैं काम पे नहीं आ रहा हूं, ठीक है, तुम जरा देख लेना। तो अगर वर्कर टाइम पास करता है, ओके, सो कैमरा में सब नजर आता है, तो पता चलता है ये वर्कर शिद्दत से काम नहीं कर रहा है। ओके, पेरेंट्स के एब्सेंस में बच्चा कैसे बिहेव करता है, टीचर के एब्सेंस में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, सो वो सब ना हमको उस वर्कर के बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर एक बच्चा टीचर के एब्सेंस में भी पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, कुछ मस्ती नहीं करता है, एक वर्कर अगर ओनर के एब्सेंस में भी अच्छे से काम कर रहा है, तो ओनर या टीचर बोलेगा हाँ ये इंसान सही है, इसको मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। ओके, सो ये है ऑब्जर्वेशन वाला तरीका। नाउ व्हाट आर सम अदर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? इसके और एग्जांपल क्या है? सो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये वर्ड्स खाली एग्जाम में मेंशन कर देना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज। ये भी एक तरीका है किसी इंसान के पर्सनालिटी को मापने का। ओके, यहां पे इंडिविजुअल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज पर्सनालिटी डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चंस इन्वेंटरी। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं तुमको। जैसे टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही अच्छा सा फोटो है, मैं तुमको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है। अगर इस फोटो में देखें ना तो यहाँ टेबल बना हुआ है, ऊपर अलग अलग सवाल लिखे हुए हैं। मैं पास से दिखा देता हूं तुमको, ये देखो, दिख रहा है तुमको? अब इसमें क्या है ना, मैं तुमको बेसिक आइडिया दे देता हूं। बेसिकली चलो क्लियर नहीं भी दिखे ना, तो ये टेबल है, ये टेबल में है ना ऐसे एक साइड पे बहुत सारे सवाल लिखे हैं कि मैं, सुनो बात ध्यान से, हाँ, मैं लोगों के साथ आसानी से मिक्स हो जाता हूं। फिर ऊपर लिखा है स्ट्रांगली अग्री, समवॉट अग्री, नो ओपिनियन, स्ट्रांगली डिसअग्री, समवॉट डिसअग्री। अब मैं लोगों के साथ आसानी से मिक्स हो जाता हूं, तो मैं स्ट्रांगली अग्री में मार्क करूंगा, ठीक है। मुझे गुस्सा नहीं आता है तो मैं लिखूंगा समवॉट डिसअग्री। सो ऐसे ना बहुत सारे सवाल होते हैं और हमारी राय पूछी जाती है। ओके, सो उसको है ना हमको टिक करना होता है, और एक बार टिक कर देना फिर उसके स्कोर के हिसाब से सामने वाला पहचान जाता है कि आप किस तरह के, किस पर्सनैलिटी के इंसान हो। साइकोलॉजिस्ट ने ये सब तरह के इन्वेंटरीज, इसको इन्वेंटरीज बोलते हैं, इस तरह का पूरा पैटर्न डेवलप किया है। अब तुमको कुछ फुल फॉर्म याद रखना है। सम एग्जांपल्स ऑफ इन्वेंटरी, MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। वापस से, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। 16PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स व्हिच वाज गिवन बाय कैटेली।
ये ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, कैटल याद रखना, दैट इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर, मायर्स ब्रिग्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। HSP, हाई स्कूल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म मेंशन कर देना, ये इन्वेंटरीज के एग्जांपल है। आखिरी पार्ट पे आते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स। प्रोजेक्टिव मेथड्स इज फॉर फीलिंग्स विच आर हिडन एट अनकॉन्शियस लेवल। ऐसी भी बहुत सारी साइकोलॉजी में टेस्ट है जो आपकी मन की भावनाओं को बता देगी, मन की भावनाओं को बता देगी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके? मैं तुमको एक काम देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। तुम ना कमेंट सेक्शन में कोई भी तीन, कमेंट सेक्शन में कोई भी तीन जानवर, एनिमल या तो बर्ड्स का है ना नाम लिखो जो तुमको पसंद है, कोई भी तीन। मेरी बात ध्यान से सुना, देख कैसे मैं तेरे मन के अंदर के चोर को बाहर निकाल लूंगा, कैसे मैं ये पहचान लूंगा कि तू क्या सोचता है, तू क्या बनना चाहता है और तू असलियत में क्या है। ओके, तेरे माइंड में क्या क्या इमोशंस चल रहे हैं सब बाहर निकाल लूंगा। व्हाट फीलिंग्स आर हिडन एट अनकॉन्शियस लेवल वो निकाल लूंगा। देख एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तू है ना कमेंट सेक्शन में ये लिख कोई भी तीन जानवर के बारे में या बर्ड्स के बारे में जो तुझे पसंद है और उसके आगे उसका रीजन लिख। जैसे सपोज तूने लिखा डॉग, क्यों? क्योंकि डॉग बड़े लॉयल होते हैं। जैसे तूने लिखा टाइगर, क्यों? क्योंकि टाइगर बहुत करेजियस होते हैं। ओके, जैसे तूने लिखा डक, क्योंकि डक का है ना लेट्स से स्विमिंग तेरे को अच्छा लगता है। सो ऐसे किसी भी तीन जानवर के बारे में लिखो कमेंट सेक्शन में, और आने वाले लेक्चर में ना डॉक्टर वैभव अवस्थी तुमको इसका इंटरप्रिटेशन बताएंगे। ठीक है, चलिए अब सिलेबस में जो है वो बता देता हूं तुमको। प्रोजेक्टिव मेथड्स में ना उन भावनाओं के बारे में पता चलता है जो हमारे मन के अंदर गहराई में छुपी हुई है। अब इसमें कैसा है ना कि एक अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस दिया जाएगा तुमको, कोई ना कोई फोटो दिखा दी जाएगी, उस फोटो के हिसाब से तुम्हारा जो रिएक्शन आएगा ना, वो रिएक्शन तुम्हारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो तुम्हारे अंदर जो लड़ाई चल रही है, हलचल चल रही है, तुम्हारे अंदर जो मोटिवेशन है, जो सुख दुख है, वो सब बता देगा, सब बयां कर देगा। अब इसमें सबसे कॉमनेस्ट टेस्ट है रॉरशैक्स इंक ब्लॉट टेस्ट। रॉरशैक्स इंक ब्लॉट टेस्ट, इसमें है ना 5 इंक ब्लॉट का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 5 ब्लैक होता है और 5 व्हाइट होती है। उस फोटो को देखना होता है और फोटो को देखने के बाद आपको क्या महसूस होता है वो बताना होता है। इसका एग्जांपल दे दूं? अब देखो शायद ये लाइटिंग के हिसाब से कैमरा में नजर नहीं आए, मैं फिर भी कोशिश करता हूं पूरी तुमको सही तरीके से दिखा दूं। अब इसको देखिए सब लोग, ठीक है? अब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को देखिए ध्यान से, थोड़ा पीछे ले लेते हैं। तो ऐसी फोटो दिखा दी जाती है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, और फिर है ना पूछा जाता है सामने वाले से कि इसको देख के आपको क्या नजर आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे बटरफ्लाई है, बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई चमगादड़ है, बहुत भयानक लग रहा है। तो उसके हिसाब से फिर इंटरप्रेट किया जाता है, क्योंकि हर इंसान के मन में जो सोच होती है ना वही उसकी नजरिया हो जाती है, वही उसका है ना पूरा का पूरा विजन हो जाता है। ओके, जिसको दुनिया रंगीन नजर आती है, कलरफुल नजर आती है, बटरफ्लाई जैसी खूबसूरत नजर आती है, वो बोलेगा बटरफ्लाई है। जिसको अंधकार पसंद है, ठीक है, जो बहुत दुख में है, डर रहा है, तो बोलेगा चमगादड़ है, अंधेरे में रहता है, मेरे को बहुत डर लगता है इससे। सो कैसे तुम्हारे मन की जो फीलिंग्स है ना बाहर निकल आती है। सो ऐसे है ना रॉरशैक्स ने ना अलग अलग इंक ब्लॉट टेस्ट से इमेजेस बनाए। नेक्स्ट है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जिसको मॉर्गन और म्यूरे ने बनाया, टैट बोलते हैं, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, फुल फॉर्म याद रखना। अब इसमें ना तुमको कोई ना कोई पिक्चर दिखा दी जाती है और उस पिक्चर से रिलेटेड तुमको बोला जाता है कि स्टोरी बनाओ, इसकी स्टोरी बनाओ, और स्टोरी में ये बताओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। और फिर ना साइकोलॉजिस्ट है ना वो तुम जो स्टोरी बनाते हो ना उसके हिसाब से वो तुम्हारे मन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक और उदाहरण दे देता हूं। अब हमारे टेक्स्ट बुक में एक अच्छी सी फोटो दी है भाई, अब देखो ये मैडम को देख लो, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, ये मैडम है, इनके पीछे देखो, देखो कौन बैठे हैं इनके पीछे, ठीक है, दूर कर देते थोड़ा, क्लियरली देख लो। अब ये जो मैडम है ना, ओके, इनके पीछे कोई तो बैठी है। अब इस तरह का अगर फोटो दे दिया जाएगा ना फिर तुमको स्टोरी बोला जाएगा। अब जो बच्चा, समझो फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसको है ना एक बूढ़ी आंटी है, वो उसकी केयर टेकर है, ठीक है, बट वो केयर टेकर कैसा करती है ना, ओनर के एब्सेंस में है ना वो बच्चे को बहुत मारती है। सो बच्चा क्या बोलता है, वो जो लड़की बैठी है ना मैं हूं, और पीछे जो बूढ़ी आंटी है ना
ये वो केयर टेकर है। तो बच्चा स्टोरी कैसे बना के बोलेगा, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा कि ये बुढ़ी ना बच्चे को मारती है करके बोलता है, बोलेगी कि ये आंटी आंटी बहुत मारती है। सो उससे स्टोरी पता चलता है। फिर कुछ लोग बोलेंगे पीछे भूत है, राइट, कुछ लोग बोलेंगे दादी माँ है। ओके, ये दादी माँ है, अपनी बच्ची की अच्छी खातिरदारी कर रही है, ख्याल रख रही है। सो सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा, इसको बोलते हैं ओके कोई पिक्चर दिखाना, स्टोरी पूछना, स्टोरी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा। नेक्स्ट लास्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। अधूरा सेंटेंस दे दिया जाता है, फिर सामने वाले को बोला जाता है भर लो इसको। जैसे लिखा है आई फील हैप्पी व्हेन, आई फील हैप्पी व्हेन, बात सुनो ध्यान से, आई फील हैप्पी व्हेन। एक बच्चे से पूछ लिया ना, समझो जो परीक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, स्कूल बंक मारता है, क्लासेस बंक मारता है, फिर वो आता है डॉक्टर वैभव अवस्थी के पास, डॉक्टर वैभव अवस्थी उसको एक सेंटेंस दे देते हैं, बोलते हैं बेटा आई फील हैप्पी व्हेन, इसके आगे भरो इसको। तो लिखता है आई फील हैप्पी व्हेन माई मदर एंड फादर डू नॉट फाइट, I feel happy when my father does not drink alcohol. I feel happy when my drunk father does not hit my mother. तो पता चलता है पूरा फैमिली का, देखो पूरा किस्सा बता दिया इसने, अपने मन की फीलिंग बता दिया कि ये खुश कब होता है जब इसके माँ बाप झगड़ते नहीं है, ये खुश कब होता है जब इसके पिताजी शराब नहीं पीते, ये खुश तब होता है जब शराब के नशे में पिताजी इसकी माँ को मारते नहीं है। सो ये सारी बातें, साइकोलॉजी बहुत अमेजिंग है बच्चों। ओके, एग्जाम के हिसाब से भी और रियल लाइफ के हिसाब से भी। सो ये देखो कैसे मन की अलग अलग भावनाएं अपने आप बाहर आ जाती हैं। ओके, तू अपना होमवर्क भूलना नहीं, तुझे है ना 3 जानवरों के बारे में, बर्ड्स के बारे में लिखना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, ऑल राइट। पढ़ा के चिल्ला के सांसें फूल गई मेरी सांस फूल गई, ससुर भी फूल गया ओके, सो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर पर्सनालिटी से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा सेशन, ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया, मजा आया, इससे बहुत कुछ सीखा है आपने। ओके, और अपने पर्सनालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करो, खुश रहो जिंदगी में, एकदम हंसमुख रहो, लोगों को भी खुश रखो, ठीक है। जिंदगी एक बार की, इसको अच्छे से बिताओ टिल देन। हाँ, और बहुत जरूरी, इसका नोट्स बनाओ बेटा, अच्छे से नोट्स बनाओ, अलग अलग कलर्ड पेन से आप लोग नोट्स बनाओ, मुझे टेलीग्राम चैनल पे सेंड करो ये नोट्स। ओके, मैं एक बार क्रॉस चेक करूंगा, कोई भी अगर डाउट होगा तो मुझे बोलिएगा। बट किसी भी सब्जेक्ट का टेंशन मत लीजिएगा, जिंदगी एक बार की है। साइकोलॉजी हमको यही सिखाता है कि हमको अच्छे से रहना है और लोगों को अच्छे से रखना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग एंड डू नॉट फॉरगेट आवर चैनल मंत्र, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो चलिए, नमस्ते।